हेलो स्टूडेंट, आज फिर से बहुत टाइम बाद मैं ये सीरीज़ वापस से शुरू कर रही हूँ। कुछ टाइम मिला नहीं, कुछ मेरे एग्ज़ाम्स थे। अब आप लोग के भी एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो एक बार कोर्स को ज़रा थोड़ा सा क्रैश कोर्स टाइप पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ जल्दबाजी से नहीं पढ़ाऊँगी, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझाऊँगी। आज हम क्लास 11th भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर नंबर फर्स्ट की पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद कैसा रिस्पॉन्ड करा, कैसी अर्थव्यवस्था थी हमारी 1947 से 1950 के बीच में, और किस तरीके से हमने उसको कोप अप करने की कोशिश करी है, कैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या उस समय हमारी स्थितियाँ थी, उन स्थितियों से हमने कैसे लड़ा। तो उसका एक वर्णन स्वरूप हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बता रहे हैं, क्षेत्रवार के कैसी कैसी विशेषताएं थी सेक्टर वाइज। तो जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। आज हम औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे। मैं आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि बाइलिंगुअल में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि मैं खुद भी वो दिक्कत फेस करती हूँ कभी कभी। दोनों को क्लियर रहे और अपनी समझ में आए, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और ये आपके क्लास के हिसाब से, 11th क्लास के हिसाब से और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपको बहुत हेल्प करेगी। तो शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकारों का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। क्यों नहीं होने दी गई? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिश शासन था तो वो हमारे यहाँ से जो माल ले जाते थे वो कच्चे माल के रूप में ले जाते थे, और वहाँ पर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर, मतलब पक्का माल बनाकर हमारे देश में लाकर बेचते थे। तो हमारे जो छोटे उद्योग थे वो उनका पतन होने लग गया, वो डिस्ट्रॉय होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि जब आपके पास मशीन से बना हुआ माल आएगा और आपके देश में हाथ से बना माल बन रहा है, तो आप कौन सा वाला प्रेफर करेंगे? मशीन वाला, क्योंकि उसमें फिनिशिंग अच्छी होगी, वो अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ होगा, पैक्ड होगा, उसकी लेबलिंग अच्छी होगी, ब्रांड अच्छे होंगे, तो आप वो लेंगे। किसके तुलना में? उन वस्तुओं की तुलना में जो आपके देश में बन रही है, जो जिसमें आप हाथ से लोग बना रहे हैं। तो हमने जब हमारे देश में वहाँ से सामान आने लग गया, तो हमने अपने देश का सामान ना खरीद कर बाहर के ब्रिटिशर्स के वहाँ से जो सामान आता था ब्रिटेन से, हम वो वस्तुएं खरीदते थे, जिस कारण से हमारे यहाँ के उद्योगों का पतन होता चला गया। भारत में इस औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। ऐसे करते थे, यहाँ से माल ले जाते थे और वहाँ बेच देते थे। दूसरा, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे, और वहाँ से जो सामान बनता था वो यहाँ लाके बेच देते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। कैसे अधिकतम लाभ मिलता? क्योंकि यहाँ से तो वो सामान लेके जाते थे, कच्चा माल, वो तो कम पैसों में लेके जाते थे, उससे कोई उनको पैसे तो देने नहीं पड़ते थे, क्योंकि भारत उनके अंडर आता था, उस पर वो शासन कर रहे थे, तो कोई ज़्यादा प्राइस नहीं लगाते थे। लेकिन जब वहाँ से जो सामान लाते थे उस पर एक्सेस में प्राइस लगा के लाते थे, जो यहाँ बेचते थे लोगों को महंगे बेचते थे, जिसके कारण उनको खूब लाभ होता था, क्योंकि उनकी लागत तो लग रही है कम, कॉस्ट आ रही है कम, लेकिन उनको जो मिल रहा है रेवेन्यू वो उनका है ज़्यादा, तो उनको प्रॉफिट होता था। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकारों के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड में सस्ते निर्मित उत्पादों को लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। आपके पास, मैंने आपको जैसे बताया, आपके पास मशीन से बने हुए प्रोडक्ट आएंगे, तो आप उनकी मांग ज़्यादा करेंगे। किसकी तुलना में? वो प्रोडक्ट जो आपके देश में हाथों से बन रहे हैं, जिन्हें फिनिशिंग नहीं है, तो इसलिए आप उन चीज़ों को ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा सस्ते लग रहे हैं। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध
में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो वह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा दी गई थी और ये देश का पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अविस्तृत थी। पटसन उद्योगों की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। ये उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। अब आप पूछेंगे कि सूती वस्त्र या जितने भी उद्योग थे वो इस साइड गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों ही विकसित हुए, क्योंकि यहाँ पर समुद्र पास में ही लगता है और दूसरा समुद्र जो सामान आता था वो समुद्र के सारे ही आता था और कच्चे माल को यहाँ से ले जाने में और पक्का माल यहाँ पे पोर्ट पे जो बंदरगाह थे उन पे भेजने में आसानी रहती थी। साथ ही नमी थी मिट्टी में भी, और जो मजदूर थे वो कम कीमतों पे यहाँ मिल जाते थे, तो वो अच्छे से अपना कार्य करा सकते थे। इसलिए ये जो उद्योग हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र साइड में विकसित हुए थे। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बाद। तो 1945 के बाद 1945 के बाद क्या स्थिति थी वो बता रहे हैं। के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित किए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों को प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वो होते हैं जिसमें हम पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे आपके हुआ सीमेंट, लोहा, स्टील, मशीनें, औजार, हल, वो ट्रैक्टर्स, तो ये सब उस समय विकसित नहीं थे। वो पूंजीगत उद्योग होते हैं। और एक होते हैं जो उपभोग वस्तुएं बनाते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, और ये पूंजीगत उद्योग कहलाते हैं। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और पुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माण शालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी। समृद्धि का दर मतलब उसकी वृद्धि करने की जो दर थी जिसमें वो उत्पादन कर सकते थे सेवाओं और वस्तुओं का, वो बहुत कम था। और सकल घरेलू देशीय उत्पाद में इसका योगदान भी बहुत कम था। सकल घरेलू उत्पाद मतलब देश में जो वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है एक साल में, उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इस नए उत्पाद क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी ये थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यक्षेत्र बहुत कम रहा। सार्वजनिक मतलब सामाजिक मतलब सरकारी। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपकरण तक ही सीमित थे। मतलब इनका ज़्यादा विस्तार नहीं था। ये सब इन पे ही सरकार का स्वामित्व था, बाकी किसी पर स्वामित्व नहीं था। नेक्स्ट आया 1.5 विदेशी व्यापार। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हुआ, मतलब औद्योगिकरण की क्या स्थिति थी कि उद्योग विकसित नहीं थे। क्यों विकसित नहीं थे? दो कारण थे कि इनका फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिश सरकार ने उठाया। दो कारणों से, एक कम पैसों में उनको कच्चा माल मिला, और दूसरा उनको भेजा गया, मतलब जो माल जो लाया जाता था वो ज़्यादा पैसों में उनको बेचा जाता था, तो उनको वो चीज़ें उनको आसानी से मिल रही थी, तो वो उन्हें सस्ती लगती थी। इस कारण से क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग थे उनका पतन होता चला गया। विदेशी व्यापार। प्राचीन समय ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पाद व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार को संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कैसे? ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे कि जो सामान यहाँ से ले जाना होता था उस पर तो लगाते थे ड्यूटी कम, लेकिन जब वहाँ से जो सामान आता था, जो पक्का माल बनकर हमारे देश में आता था, उस पर लगा देते थे शुल्क ज़्यादा। तो इससे क्या होता था कि जो सामान मतलब उनका ये था कि वो सामान हमारे लिए वो महंगा हो जाता था, और हम वो महंगा सामान, क्योंकि हमको तो वो सामान ईजिली अवेलेबल था, तो हम उसको खरीदते थे तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे। उनको होता था इसका फ़ायदा और हमें होता था नुकसान।
परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही ये सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और इंग्लैंड के कारखानों से बनी हल्की मशीनें आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड में भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। मतलब देखा जाए तो आयात और निर्यात सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में था, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा, और हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ हुआ होता था? इंग्लैंड के साथ होता था, आयात भी और निर्यात भी। शेष कुछ व्यापार और जो बचा कुचा था वो चीन, श्रीलंका और ईरान के साथ होता था। वो भी कौन करते थे डिसाइड? ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे कि हमें किन के साथ व्यापार करना है। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा अधिक व्यापार जो होता था, व्यापार में जो योगदान था वो इंग्लैंड के साथ ही था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। स्वेज नहर आपने पढ़ी होगी, इजिप्ट में थी। जो इंग्लिश और इजिप्ट के बीच में जो नहर थी वो खुल गई थी, तो उससे क्या आसान रास्ता हो गया था और आराम से सामान ले जाने और लाने में कोई आसानी होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष को भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग भी अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही किया जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों का व्यय तथा अदृश्य मदों को आयात पर व्यय के द्वारा भारत को संपदा का दोहन हुआ। अब दोहन कैसे हुआ? कि जितना भी अगर कोई व्यापार अधिशेष होता था, अगर हमें कोई फायदा होता था, अधिशेष कब होता है? जब हमारे निर्यात अधिक होते हैं आयात की तुलना में, तब हमें अधिशेष होता है। और अगर निर्यात कम होते हैं आयात की तुलना में, तब हमें घाटा होता है, और दोनों बराबर होते हैं तो संतुलन होता है। अगर हमें अधिशेष भी होता था तो वो सारा अधिशेष भी ब्रिटिश सरकार के ही काम में आता था। जितने भी उनके खर्चे होते थे, युद्ध में जो लड़ाइयाँ करी उन्होंने, उस पर जो खर्चे हुए, जो भी उनके खर्चे होते थे, जितना भी वो प्रशासन करते थे, उस पर जो खर्चा हुआ वो सब हम कहाँ से जाता था? वो सब यहीं से ही वो ले जाते थे। और इससे क्या हो रहा था? हमारी भारत की जो संपदा थी हम उसका दोहन हो रहा था, मतलब यहाँ से सामान जा रहा था। तो आपको मालूम होगा कि पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब हमारा देश इतना गरीब हो गया, तो क्यों? क्योंकि इसकी संपदा को कौन ले गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये हमारा दोहन किया गया, एक्सप्लॉयटेशन किया गया। जनांकीय परिस्थिति क्या होती है? जनसंख्या के बारे में जो स्थिति है उसके बारे में जो बताया वो कहलाती है जनांकीय परिस्थिति। अब जनांकीय परिस्थिति में पॉपुलेशन में क्या क्या आता है? इसको डेमोग्राफिक भी कह सकते हैं, और इसको डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी करना। अब इसमें क्या क्या आएगा कि जीवन के प्रत्याशा, कितने साल तक लोग जीवित रहते थे, कितनी जन्म दर थी, कितनी मृत्यु दर थी, कितनी साक्षरता थी, कितना लिंग अनुपात था, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। देखिए, ये बात सही है कि व्यवस्थित ब्यौरा जो है वो 1881 में किया गया, लेकिन हमारी सबसे पहले जो जनसंख्या थी वो जनगणना थी, तो पहले जनगणना की गई वो 1872 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे की गई थी, और इसे रिपन को डेमोग्राफिक जनगणना का जनक भी कहा जाता है। तो हमारी सबसे पहली जो जनगणना हुई वो 1872 में हुई, व्यवस्थित रूप में 1881 में हुई, और 1881 के बाद से हर 10 साल में हमारी जनगणना की जाती है। लास्ट 2011 में की गई, 2021 में जो की जानी थी वो कोरोना के चलते हुए वो अभी नहीं की गई है। तो हर 10 साल में हमारी जनगणना होती है। तो व्यवस्थित रूप से अगर सवाल आ जाए तो आप लिखेंगे 1881, और अगर आए कि सबसे पहले जनगणना हुई तो 1872 में। अगर हम देखें कि स्वतंत्रता के बाद से हमारी जनसंख्या कौन से नंबर की है, जनगणना जो है वो कौन से नंबर की है, वो 7वीं है, ठीक है। और स्वतंत्रता से पहले से देखें तो हमारी 15वीं जनगणना हुई 2011 वाली, और 2021 वाली अब जो होगी, जो आगे कभी भी होगी
जब कोविड जो परिस्थितियां हैं जो अनुकूल होंगी तब होगी, तब हमारी जनगणना स्वतंत्रता के बाद 8वीं और स्वतंत्रता से पहले से गिने तो 16वीं कहलाएगी। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनंकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। 3 सोपान होते हैं जनगणना के। जब हम जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान 1981 में माना जाता है, दूसरा 1971 से पहला सोपान 1921 1921, फिर 1971 to 81 माना जाता है, और नेक्स्ट वाला फिर आगे थर्ड जो है वो आगे 81 के बाद माना जाता है। तो ऐसे 3 सोपान में हम लेते हैं। पहला सोपान जो था उसमें हमारी जो जन्म दर और मृत्यु दर थी वो दोनों ही बढ़ती हुई थी, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो जनसंख्या की जो ग्रोथ थी, जो वृद्धि थी, वो हमारी अधिक हुआ करती थी। फिर दूसरे सोपान में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित होने लग गए और मृत्यु दर जो है उसमें कमी आने लगी, क्योंकि निःशुल्क दवाइयाँ मिलने लग गई, इलाज मिलने लग गए बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों के। तो मृत्यु दर कम होती रही और मृत्यु दर कम होती गई, जन्म दर बढ़ती गई। तो उनका जो गैप था उससे हमारे यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न हो गई। और तीसरी में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती गई, तो हमारी जो वृद्धि दर है वो भी कम होती चलेगी। वो तीसरा सोपान है जिसमें अभी हम नहीं है, अभी हम दूसरे सोपान में हैं जिसमें जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति पैदा हुई है। मतलब मृत्यु दर तो कम हो रही है लेकिन जन्म दर जो है हमारी वो बढ़ती जा रही है। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी, ठीक है। तो 1921 से पहले पहला और 1921 के बाद द्वितीय, 1971-81 तक, ठीक है। और उसके बाद से तीसरा सामाजिक, अभी हम दूसरे में हैं, ठीक है, तीसरा अभी आया नहीं है। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धन नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर में 16% से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य थी, मतलब 0 थी। केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थी भी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनमें व्यापक जन हानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 63 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 63 वर्ष को तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में ये कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। हमारे कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई थी। देखिए हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि इसमें जनसंख्या जो हमारी जनगणना थी वो जनसंख्या की जो गणना थी, जनगणना, वो कब की गई, ठीक है। उसके आधार पर हम कौन से सोपान में हैं, कितने सोपान होते हैं, वो आपको मैंने बता दिए। अलग अलग डेट वाइज अगर आपको चाहिए तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। वैसे हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा जीवन प्रत्याशा क्या है, फिर हमने पढ़ा मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर आपको बता दिए सिर्फ 16% ही थी, जैसे महिलाओं की तो 0 ही मान लीजिए, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि उस समय जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों बहुत ज़्यादा थे, जिससे मृत्यु दर ज़्यादा थी, और शिशुओं में मृत्यु दर सबसे अधिक हुआ करती थी। हम अभी तक ये आँक ही नहीं पाए कि कितनी मृत्यु दर थी एग्जैक्ट। हम ये तो बता रहे हैं कि 63 है, लेकिन 63 से ज़्यादा भी हो सकती है। और इसमें आपको ये भी बताया गया है कि जीवन जो प्रत्यक्ष है वो सिर्फ 32 साल, मतलब एक औसत के आधार पर निकालते हैं इसको। ये नहीं कहेंगे आप कि 32 साल की उम्र हो गई तो एक आदमी मर जाएगा। ये हम एक आदमी की आयु के ऊपर नहीं निकाल रहे, ये हम औसत निकाल रहे हैं कि औसत जब एक व्यक्ति है वो उस समय से 32 साल तक ही जी पाता था। फिर हम इसमें लास्ट में ये बताया गया कि जो
औपनिवेशिक काल में जो गरीबी और बेरोजगारी थी उसकी स्थिति बहुत अधिक थी, हम उसे माप नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आगे है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना क्या होती है कि जो जनसंख्या है वो अलग अलग व्यवसायों में क्या कार्य कर रही है, जो कार्यशील जनसंख्या है वो क्या कार्य कर रही है, कौन से क्षेत्र में काम कर रही है, कौन से क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है रोजगार में भी और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में भी, उसे हम कहते हैं व्यवसायिक संरचना। मतलब व्यवसाय में कितना योगदान है अलग अलग कार्यशील जनसंख्या का, उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। मतलब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो काम दिया जाता था वो सिर्फ कृषि क्षेत्र में मिलता था, बाकी सभी क्षेत्र इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे उस समय। जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में आता है उसमें 10% ही काम दिया जाता था और सेवा क्षेत्र में से 15 से 20% ही रोजगार मिलता था। और क्षेत्रीय विषमताओं का मतलब ये है कि एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप था, एडवांस था, और दूसरा क्षेत्र बहुत ही पीछे था। तो दोनों की विषमताएं जो थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी जो आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र हैं, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र को निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण क्यों आ रही थी? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले जो पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो उद्योग थे वो कहाँ डेवलप हो रहे थे, सूती वस्त्र वाले, वो डेवलप हो रहे थे महाराष्ट्र और गुजरात में। तो महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात उस समय मुंबई और महाराष्ट्र का हिस्सा था, ठीक है। तो उस समय वहाँ पर ज़्यादा उनको क्या मिल रहे थे, रोजगार मिल रहे थे। और बंगाल में हमने पढ़ा था पटसन उद्योग ज़्यादा थे तो वहाँ पे भी रोजगार थे, तो वहाँ पे रोजगार की कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे कृषि पे तो निर्भरता थी वो कम थी क्योंकि वो लोग कहाँ काम करते थे, उद्योगों में काम करते थे। मुंबई वाले क्षेत्र में तो कहाँ काम करते थे, सूती वस्त्र के उद्योगों में, और पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योगों में। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तटस्थ रूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई उद्योग विकसित नहीं था, इससे सब ये लोग किस पर निर्भर थे, ये लोग सब कृषि पर ही निर्भर थे। नेक्स्ट है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना को हम कह सकते हैं आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना क्या होती है? जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में सबसे पहले आप नींव डालते हैं, नींव डालेंगे तभी, जब नींव मजबूत होगी तभी तो आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो वही होती है आधारिक संरचना, जिसे हम अन्य नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या आधारभूत संरचना भी कह सकते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सामाजिक और एक होती है आर्थिक। सामाजिक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। और आर्थिक में आएगा आपका पर्यटन, बीमा, बैंक, संचार और ये परिवहन, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, ये आपके आर्थिक में आएंगे। तो इन दोनों को जब मिला के, जैसे जल है और ये बिजली है, ये भी सब आर्थिक में आएंगे। इन सबको अगर हम मिला दें और इन सबको हम विकसित करें तो हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा। तो उस समय हमारी आधारभूत संरचना कैसी थी वो हम इस पॉइंट में जानेंगे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जनसामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किया गया। मतलब आपको बताया था कि जो औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि जब कोई और हमारे ऊपर शासन करता है और हमें आर्थिक रूप से हमारा शोषण करता है तो उसे हम औपनिवेशिक कहते हैं। हम उसकी कॉलोनी थे, किसकी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने ही हित के लिए रेल शुरू कराई थी 1853 में। 1853 में शुरू की थी मुंबई से थाने। तो वो भी अपने हित में कराई थी। संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई, वो भी अपने हित में। डाक सेवाएं कराई, वो भी अपने हित में। तो उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया था, सिर्फ अपने काम के लिए उन्होंने इन सेवाओं को विकसित कराया था। और जब तक वो उनको काम दे रही थी उतना ही वो उस पर काम करते थे, उतना ही उनको विकास करते थे, नहीं तो उसको छोड़ देते थे।
अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। ठीक है, तो उन्होंने जो रेल बनाई, जो सड़कें बनाई, वो भी सिर्फ इसलिए था कि वो कच्चे माल को पक्के माल में कच्चे माल को रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सकें, और दूसरा जो उनकी सेनाएं थी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने से सक्षम सभी मौसम के उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा था। मतलब अभी भी उन्होंने कुछ जगह पक्की सड़कें बनाई थी, पर कुछ जगह ऐसी सड़कें थी मौसमी, जैसे कच्ची सड़कें होती हैं, पानी बारिश हो जाए तो वो कच्ची सड़कें इतना लाभदायक नहीं होती है, आपको आप सामान ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वर्षा काल में तो ये अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। ठीक है, 1853 में मैंने आपको बताया मुंबई तो थाने पहले रेलवे चलाई गई थी। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया। रेलों में भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इसमें लोगों को भूक्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, जो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो पहला फायदा क्या हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। दूसरा फायदा क्या हुआ कि व्यवसायीकरण, मतलब जो कृषि से, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह बेच सकते थे, ले जा सकते थे, तो व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला था। किंतु इसी व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। भारत में निर्यात के निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसमें लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश के आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। मतलब वो जो व्यवसायीकरण कर रहे थे, जो भी ऐसी मैंने आपको बताया था, दो तरह की फसलें होती हैं, एक तो खाद्यान्न और एक नकदी। तो नकदी फसलों से ही व्यवसायीकरण होता है। तो जो भी वो कॉफ़ी टी यहाँ से वो वहाँ ले जाते थे और वहाँ जाकर वो बेचते थे, तो उससे उनको जो लाभ होता था, जो हमारा अधिशेष था, जो हमें प्राप्त होता था व्यापार में, वो उसका लाभ वो खुद ही उठा लेते थे, सारा व्यय अपने ऊपर ही कर लेते थे। तो भारतवासियों को कोई लाभ भी नहीं मिला, जिस कारण से उनकी उस स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पाया। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था में अतिरिक्त व्यापार तथा समुद्री जल मार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जल मार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तदपि ये रेल मार्ग से सरपरदा नहीं कर पाई, मतलब कंपटीशन नहीं कर पाई। नहर के समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः इस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य की सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु ये बहुत ही अपर्याप्त थी और आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें संचार लिया है, रेलवे लिया है, सड़कें ली हैं, जिनकी स्थिति बताइए, और जल मार्ग लिए हैं। तो जब रेलों का विकास किया गया, वही इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। सड़कें बनाई गई, लेकिन सड़कों को भी पूरी तरीके से विकसित नहीं किया गया, तो बारिश होते ही गाँव से संपर्क टूट जाता था। कई जगह पे लोगों को बहुत कठिनाई होती थी, सामान पहुंचाने में भी कठिनाई होती थी। और इन्होंने जितना भी कार्य किया गया, जो भी आधारभूत संरचना का निर्माण किया इन्होंने, वो सिर्फ अपने ही मतलब से किया, अपनी जो बात है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया गया था। निष्कर्ष: स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के बाहर से लदा था। हम पढ़ते हैं ना कृषि में, कौन दो बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे आप कहते हैं छिपी बेरोजगारी। ठीक है, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उस पर कृषि पे सबसे ज़्यादा लोड होता था, क्योंकि कृषि हमारी हमारी जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और ग्रामीण क्षेत्र में लोग सबसे ज़्यादा, उद्योग ज़्यादा विकसित नहीं थे उस समय, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते थे? कृषि पे ही काम करते थे।
उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, विविधीय क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा उन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापार गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणमुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। तो हमने चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। इसमें यही बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद हम अलग अलग आयामों में हमें आज भी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब जब सामना करना पड़ा तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उस सामना जो हमें करना पड़ा उससे हमने कैसे लड़ा, हम कैसे उससे लड़े और कैसे हमने हार नहीं मानी और अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित किया। और आप जानते हैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको मालूम है कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया है और वो इसी का नतीजा है कि हमने कभी हार नहीं मानी, चुनौतियों से हम कभी डरे नहीं, ना अब डरे ना पहले डरे थे और ना आगे डरेंगे। ठीक है, तो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमने कैसे अपने देश को उन मुश्किलों से बाहर निकालने की कोशिश करी, जिसका जो टाइम पीरियड होगा अब वो होगा 1950 से लेकर 1951 तक, क्योंकि 1950 से 1951 तक मतलब 91 1950 से 1991 में क्या चेंजेस किए गए, क्या सुधार लाने की कोशिश की गई, उससे हमने कुछ अपने देश को उभारा भी, देश की अर्थव्यवस्था को उभारा हमने। लेकिन 1991 के बाद से हमारे देश ने प्रगति करनी और भी शुरू कर दी। उस प्रगति तो वो कर रहा था लेकिन थोड़ी धीरे थी। उसको जो दिशा मिली वो 1991 से मिली। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कहीं कहीं आपको लगता होगा कि हिंदी के कुछ शब्द में शायद उच्चारण गलत कर पा रही हूँ या फिर मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रही या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन कोशिश यही है कि मैं अपना कंसेप्ट समझा पाऊँ। मुझे थोड़ी हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने बात को आप तक पहुंचा पाऊँ। और ये जो वर्ड नंबर्स होते हैं जैसे 51 91, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए क्योंकि मैं साथ में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलती हूँ, जिससे कि जो कमी रह जाए वो उस इंग्लिश वर्जन में पूरी हो जाए। और आपको भी मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये कहा जाता है कि इंग्लिश वर्जन इज़ प्रेफरेबल देन हिंदी वर्जन। जो इंग्लिश में लिखा है वो ज़्यादा मान्य है, किसके कंपैरिजन में, हिंदी के कंपैरिजन में। तो उच्चारण में मैं कोशिश यही करती हूँ कि उच्चारण ढंग से ही हो, लेकिन कभी कभी बोलते टाइम फ्लो में निकल जाता है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा और आप बस सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम आर्थिक नियोजन, उनके उद्देश्य और उससे देश की अर्थव्यवस्था में क्या विकास किया गया, साथ ही साथ हरित क्रांति के बारे में जानेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छा लगे, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुंचाएं जिससे कि वो अच्छे से इनको पढ़ सकें। और एनसीईआरटी हमें हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है, चाहे हम 11th में पढ़ रहे हैं तब भी ज़रूरी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आपके जितने क्वेश्चन आते हैं सब एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये एनसीईआरटी वाली सीरीज़ स्टार्ट करी है, जो 11th में जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हेल्पफुल रहेगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे उनको भी हेल्पफुल रहेगी। That's all for today. Thank you so much.